सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल सर, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलो भैया, इसी के साथ एकदम जोश में आके शुरू करते हैं। क्या सर, हम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 और आज है हमारी लेक्चर नंबर 3 हमें आज करना है। आओ चलो शुरू करते हैं, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं सर कि लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। आओ जरा बुक खोलो और बुक से हम रिवाइज कर लेते हैं जरा हमने क्या करा था लास्ट क्लास में। सर हमने करा था, आइए जी, हमने क्या पढ़ा था सर। हमने मिशन के बारे में पढ़ा था कि मिशन जो है प्रेजेंट स्टेटमेंट होता है, बेसिक क्वेश्चन का आंसर देता है, हम क्या हैं, हम किस बिजनेस में हैं और हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज और आर्टिकुलेट करते हैं मिशन को, और इसमें हम लैक्स नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स। अच्छा, तो क्वेश्चन जो हमने मेन करा था इसमें पिछली क्लास में, वो हमने करा था सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सॉरी मिशन। हमने ये पढ़ा था कि अ कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। बिल्कुल सही। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, हमने मिशन स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस की बात करी थी। इसके लिए हमने एक कहानी भी पढ़ी थी, मुझे बताओ क्या थी वो कहानी। सर हमने बात करी थी एप्पल कंपनी के वीआर ग्लासेस, यानी हमने कहानी बनाई थी कि एप्पल कंपनी को वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस बनाने हैं, जिस वजह से जो उसका क्या था सर, उसका मिशन था। तो सबसे पहला पॉइंट था सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा सर, यूनैनिमिटी से अपना क्या करा, पर्पस डिसाइड करा। यूनैनिमिटी यानी एकजुट होकर पर्पस डिसाइड करा। फिर उन्होंने क्या करा सर, सेकंड पॉइंट में उन्होंने बुलाया किसको, उन्होंने बुलाया मिडल या डिवीजन लेवल को और स्पेसिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और इस पर्पस को गोल में कन्वर्ट करने के लिए कहा। साथ में उनको कहा कि कंट्रोल और एसेस करो सीपीटी, यानी कि कंट्रोल, परफॉर्मेंस और टाइम। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की बात हुई कि उनको कहा कि एलोकेट किया, कि स्टैंडर्ड से एलोकेट किया ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज। और पॉइंट नंबर 4 में सर मोटिवेट किया उनको ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ सर, मिडल लेवल वाले ने फंक्शनल लेवल वालों को बुलाया, मतलब फंक्शनल लेवल वालों ने इंप्लॉइज को बुलाया और क्या बताया सर, अपना फोकल पॉइंट बताया। फोकल पॉइंट यानी एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस बताया। उसके साथ साथ क्या बताया सर, उसको बताया ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बताया और इंप्लॉइज को डायरेक्शन देनी पड़ती है। फिर क्या हुआ सर, जब इन्होंने मिलके काम किया तो इंप्लॉय ने ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्टिव्स को गोल में, एंड कंप्लीट किया टास्क असाइन, जो टास्क असाइन था वो कंप्लीट किया। लास्ट में सबने मिलके पार्टी करी, जिससे क्या हुआ सर, सेट हुआ ओवरऑल वर्क कल्चर और एंड प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइक एनवायरनमेंट बना। उसके साथ साथ एम्प्लॉय ने भी गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करा। मुझे बात बताओ समझ आई या नहीं आई। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि ये आपका होमवर्क था, इसको आपको घर पे लिखना था, अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखना था और ये पूरा आंसर लिखना था। होपफुली आपने ये कर लिया होगा, बताओ कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये भी करा दिया था पॉइंट्स दैट आर हेल्पफुल व्हाइल राइटिंग मिशन स्टेटमेंट, कौन कौन से पॉइंट जो है वो हेल्पफुल होते हैं मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमने सर कर लिया था, कौन कौन से पॉइंट जो है वो हेल्पफुल होते हैं मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए। उसके बाद हमने क्या करा था सर, उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट में एक क्वेश्चन और करा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मैंने आपको गोल्स के बारे में क्या बताया था सर, गोल जो होते हैं वो एंड रिजल्ट होते हैं। क्या होते हैं सर, एंड रिजल्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। जैसे कि टाटा ऑटोमोबाइल का गोल है कि इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर, ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं टारगेट। अच्छा, टारगेट मैंने आपको बताया था गोल जो है वो ओपन एंडेड होते हैं, ये मैंने यहां लिखवाया था आपको कि गोल जो है हमारे, गोल आर ब्रॉड एंड जनरल एम्स दैट डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक डिटेल और डेडलाइन, इनकी कोई डेडलाइन नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है सर, ये ओपन एंडेड होते हैं। क्या होते हैं सर, ओपन एंडेड होते हैं। ब्रॉड एंड जनरल होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या चाहिए। डू नॉट हैव डेडलाइंस, इनकी कोई डेडलाइंस नहीं होती। वैसे ही दूसरी ओर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर, ऑब्जेक्टिव सिंपली टारगेट्स होते हैं। क्या होते हैं सर, टारगेट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक मेजरेबल, क्या होने चाहिए सर, मेजरेबल एक्शन दैट हेल्प इन अचीविंग गोल, जिससे हम गोल्स अचीव करते हैं। दे हैव अ क्लियर डिटेल
एंड अ डिफाइंड टाइम फ्रेम, और इनका टाइम फ्रेम भी डिफाइन होता है। तो अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं तो क्या होता है सर, स्पेसिफिक होगा, दूसरा क्लोज एंडेड होगा क्योंकि ये क्लोज एंड होते हैं, इसी वजह से मेजरेबल एक्शंस में होते हैं, क्योंकि जब तक क्लोज एंड नहीं होगा तब तक हम मेजर नहीं कर पाएंगे, और ये हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, और क्लोज एंडेड होने की वजह से इनका एक डिफाइंड फ्रेमवर्क भी होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्या था क्वेश्चन सर, ऑब्जेक्टिव टू बी मीनिंगफुल टू सर्व द इंटेंडेड रोल, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड इट प्रोसेस, यानी कि क्वेश्चन ये था कि भैया एक कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन सर ये था हमारा, देखो कि ऑब्जेक्टिव टू बी मीनिंगफुल, अगर ऑब्जेक्टिव्स को मीनिंगफुल बनाना है, टू सर्व द इंटेंडेड रोल, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड प्रोसेस, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव में, एक अच्छे ऑब्जेक्टिव में किन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी गोल एंड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, उसमें से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, कह रहा है उनको अगर मीनिंगफुल बनाना है, यानी कि वो अगर अच्छे हों, मतलब ऑब्जेक्टिव्स आपके मीनिंगफुल हो, आपके वो सही हो, जिसको आप यूज कर सको बिजनेस में, टू सर्व द इंटेंडेड रोल, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसके लिए हमने ये ओब्जरीवाल की कहानी पढ़ी थी कि यानी हमने पढ़ा था क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टू बी अ मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सर देखिए जो ओब्जरीवाल है ना, वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा रिलेशन बना के रखता है ऑर्गेनाइजेशन में सबसे, यानी कि ऑब्जेक्टिव का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट से उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट क्या था सर, सेकंड पॉइंट के अंदर उसको बुलाया गया, एक टारगेट दिया जो उसको चैलेंजिंग लगा, क्या लगा उसको सर, चैलेंजिंग लगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होने चाहिए सर, चैलेंजिंग होने चाहिए, क्या होने चाहिए सर, दे शुड बी चैलेंजिंग। उसके अलावा सर उसके बाद क्या हुआ, इसको जब टारगेट हमने दिया, उसको चैलेंजिंग लगा, तो एक टाइम फ्रेम उसको हमने दिया, उसको एक टाइम फ्रेम दिया, क्या टाइम फ्रेम दिया सर, एक साल में 50 लाख बॉटल बिकनी चाहिए। और ये तो कैरेक्टरिस्टिक हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये होने चाहिए। फिर क्या हुआ सर, उसने बाकी जो सेल्समैन हैं उसके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं उनको बुलाया और कहा स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बताया, क्या समझाया उनको, स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस बताया, जिससे उनको क्या मिलेगी सर, अप्रेजल मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव का चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था हमने, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर क्या हुआ सर, उसके बाद ओब्जरीवाल ने बेसिस बनाया ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सके कि 50 लाख बॉटल कैसे बेचे, यानी पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, का बेसिस पता होना चाहिए या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। फिर क्या था सर, उसने को पर्पस को हेल्पफुल तरीके से अचीव करने के लिए क्या बनाया, मिशन बनाया, यानी कि छठा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव का, दे शुड बी फैसिलिटेटिव, यानी हेल्पफुल होने चाहिए टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है हेल्पफुल होने चाहिए जिसकी वजह से हम अपने मिशन और पर्पस को क्या कर सके, अचीव कर पाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 था सर, उसने को रिलेट किया सबको विद ईच अदर, यानी ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड को रिलेट विद ईच अदर। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 था सर हमारा, दे शुड बी कंट्रोलेबल, दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, मेजरेबल होने चाहिए, बस साथ में ये पढ़ लिया कि क्या होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए। नाइन्थ पॉइंट में था कि कॉन्क्रीट होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए, क्या होने चाहिए सर, कॉन्क्रीट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। लास्ट था कि सर जब उसने सारा काम करा तो मिलके उन्होंने पार्टी करी, और जिससे क्या बना सर, ऑब्जेक्टिव शुड सेट, सॉरी ये तो अलग है, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन कंस्ट्रेन, यानी ऑब्जेक्टिव जो है आपके रिसोर्सेज जितने हैं उन कंस्ट्रेन के अंदर ही होना चाहिए, उन रिसोर्सेज के लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर ही होना चाहिए, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही बनने चाहिए। तो ये हमारे 10 पॉइंट थे। अगला पॉइंट आता है, अगले हेडिंग डालिए बढ़िया सी लिखिए, वैल्यूज। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सर वैल्यूज का।
आइए जरा पॉइंट नंबर 4, हम पढ़ क्या रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। याद रखना ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट का ही पार्ट है। लिखो वैल्यूज, ठीक है। आओ जरा मेरे साथ साथ समझो। देखो सबसे पहले तो ये है कि सर जिस कंपनी में वैल्यूज अच्छी होती हैं, लोग उस पे क्या करते हैं सर, ट्रस्ट करते हैं। यानी एक फीलिंग डेवलप करते हैं ट्रस्ट की। अगर वो कंफ्यूज हैं, स्पेशली व्हेन दे आर कंफ्यूज, क्या मतलब है जरा बात समझो कि आप एक शोरूम में गए, वहां पे जाके आपको दो टाइप की वॉशिंग मशीन मिली, आपको वॉशिंग मशीन लेनी है, आपको दो टाइप की वॉशिंग मशीन दिखी, एक टाटा कंपनी की है और एक रिलायंस कंपनी की है। टाटा कंपनी वाली 2000 रुपए महंगी है, रिलायंस वाली थोड़ी सस्ती है, टाटा कंपनी वाली थोड़ी सी अच्छी भी है। अब हमारे अंदर या बाकी सब लोगों में एक ट्रस्ट बना हुआ है और एक फीलिंग बनी हुई है कि टाटा कंपनी जो है वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर की बहुत अच्छी है, और टाटा कंपनी जो है वो लोगों के लिए काम भी करती है। जैसे कि कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल महाराष्ट्र के अंदर है, और भी बहुत सारा डेवलपमेंट का और लोगों की भलाई का काम वो करती है। तो क्या है जरा समझो, तो आप कौन सी वॉशिंग मशीन लेना चाहोगे सर? अगर वो थोड़ी महंगी भी है लेकिन उसकी क्वालिटी बेटर है, फिर आफ्टर सेल सर्विस भी उसकी बेटर है, तो हम सर टाटा कंपनी की लेना चाहेंगे, क्योंकि वैल्यू डेवलप करी है टाटा कंपनी ने। तो क्या कहना चाह रहे हैं देखो, कंपनी वैल्यू सेट ऑफ टोन और फीलिंग, यानी कंपनी की जो वैल्यूज है वो एक फीलिंग डेवलप करती है, किसमें? लोगों में, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज हो, चाहे वो उनके कस्टमर हो, चाहे वो उनके क्लाइंट हो। फीलिंग्स फॉर हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव, स्पेशली व्हेन दे आर कंफ्यूज्ड, यानी उनका बिहेवियर आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। मुझे बताओ बात समझ आई? चलो पॉइंट नंबर 2, फिर कह रहा है क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस, यानी टू बिल्ड फाउंडेशन लॉन्जेटिविटी ऑफ कंपनी सक्सेस। यानी मतलब क्या है इसका? मतलब यह है सर, देखो अगर कंपनी में वैल्यूज है, कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, लोगों की भलाई के लिए मानी जाती है, कंपनी अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विसेज देती है, तो क्या होता है, जो लोग हैं जब सामान खरीदते हैं, जैसे लेट सपोज कोई अगर टाटा का कंपनी का सामान खरीदता है, तो वो ये सोचेगा कि टाटा कंपनी जो है अपना बहुत सारा प्रॉफिट का प्रतिशत परसेंटेज दान में देती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। अगर मैं इससे सामान खरीदूंगा तो जो मैंने पैसे दिए वो भी कहीं ना कहीं किसी की भलाई के लिए यूज होगा, यानी एक शेयर्ड पर्पस हो जाएगा। और टू बिल्ड फाउंडेशन, इससे कंपनी की फाउंडेशन नींव मजबूत होगी, और लॉन्गिटिविटी कंपनी की चलेगी, कंपनी का सक्सेस हमेशा बना रहेगा। बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद सर इंप्लॉय जो है, सर इंप्लॉय बहुत मैटर करते हैं। देखो, प्रेफर टू वर्क विद एम्प्लॉयर टू हुम दे कैन रिलेट विद देयर पर्सनल एंड डेली वर्क लाइफ। मतलब क्या है सर, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हम उस कंपनी में जाना चाहेंगे। आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में बहुत लोग जाने के लिए आतुर रहते हैं बहुत ज्यादा, कि भाई वो कंपनी में काम मिल जाए, क्योंकि उसका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छे खासे पैकेजेस देती है, और ऊपर से अपने एम्प्लॉयज का ध्यान भी बहुत रखती है। तो जब ऐसी वैल्यू उसने डेवलप करी कंपनी ने, टाटा कंपनी ने, टीसीएस ने, तो एम्प्लॉय भी क्या करते हैं सर, प्रेफर करते हैं वहां पे काम करना। वो रिलेट करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और डेली लाइफ को। बताओ बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद सर जो मेजोरिटी कस्टमर है, बिल्कुल सर कस्टमर तो बिल्कुल हमारे भगवान होते हैं, वो भी क्या प्रेफर करते हैं? टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम कंपनी दैट हैव देयर ओन वैल्यूज एंड बिलीफ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, हम उस कंपनी का सामान खरीदेंगे जो कंपनी में वैल्यूज हैं, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कंपनी लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। ठीक है? अच्छा, बताओ बात समझ आई? ठीक है। लास्ट क्या है सर? लास्ट है वैल्यू रिमेन सेंटर ऑफ विजन मिशन गोल एंड पुटिंग ऑल देम टू एक्शन, यानी वैल्यूज जो हैं वो इन सबसे ऊपर आता है। यानी कि आप अपना विजन बनाओ, मिशन बनाओ, गोल ऑब्जेक्टिव बनाओ, इन सब के ऊपर वैल्यूज होना जरूरी है। आओ जरा देखो, कह रहा है कि मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, मुझे पता है अब आपको समझ तो आ गया होगा कि हाँ सर मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो एक से ज्यादा डिवीजन है। डिवीजन मतलब सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, सिंपल बात है।
अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टी डिविजन, कह रहा बड़ी कंपनी मल्टी डिविजनल होती है, दैट कंपीट्स इन सेवरल बिजनेसेस, जो अलग अलग बिजनेसेस में काम करती है। तो कहने का तरीका कितना अजीब है, दैट कंपीट्स इन डिफरेंट बिजनेसेस। सीधा नहीं कह सकते कि भैया मल्टी डिविजन कंपनी इज दैट कंपनी विच ऑपरेट्स इन डिफरेंट बिजनेसेस, विच कंपीट्स इन डिफरेंट बिजनेसेस, मतलब ठीक है, तो ऑपरेट भी लिख दोगे भाई तो भी कहां से गलत है। फिर कह रहा है इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, क्या है सर, क्या कहा उसने, क्या कहा, सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। क्या मतलब सर सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन का मतलब कह रहा है कि इसी के अंदर इनके अपने डिवीजन यानी कि अपनी सब्सिडरी होती है, टू मैनेज ईच ऑफ द बिजनेस, यानी उसी के अंदर क्या है सर, रिलायंस में मुकेश भाई तो टॉप पे हैं और अपने जो सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है, आओ मैं फोटो से दिखाता हूं, मुकेश भाई जो हैं वो तो टॉप पे हैं, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्री के, ये ऊपर वाले सबसे टॉप लेवल पे है, जिसको हम कॉर्पोरेट लेवल कहेंगे। और जो इनका इनका बेटा है आकाश अंबानी, उनको उन्होंने क्या कर रखा है, हेड बना रखा है किसका, रिलायंस इंफोकॉम, मतलब सर जियो का हेड इनको बना रखा है। तो अब बताओ मुकेश भाई कितनी सारी चीजें ऑपरेट कर रहे हैं, देखो रिफाइनिंग में है, पॉलिएस्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मीडिया में है, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, टेक्सटाइल, और ये जितने भी हैं इन सब का इन्होंने क्या बना रखा होगा, इन सब का सर इन्होंने एक जनरल मैनेजर या मैं कहूं एमडी बना रखा होगा, अपने बच्चों को ही बना रखा है। तो वही ये कहना चाह रहा है कि भैया सेपरेट क्या है, सेपरेट डिवीजन है, और हर एक डिवीजन का क्या है सर, एक मैनेजर है जो उसको मैनेज करेगा। एग्जाम्पल में पतंजलि है, हेल्थ केयर में भी है, एफएमसीजी में भी है, जैसे खाने के प्रोडक्ट्स मैगी वैगी भी दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, ऑर्गेनिक फूड दे रहा है, मेडिकल ऑयल दे रहा है, हर्ब, और वेरियस बिजनेस इसके हैं। पर इससे इजी है, आप रिलायंस से समझ लो, यहां मैंने फोटो भी दे रखी है, देखो रिलायंस की कितने सारे काम में लगा हुआ, देखो ये आप अगर देखोगे ना, पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले रिलायंस का नाम इतना ज्यादा सुनने में नहीं आता था, बड़े लोग सुनते थे, बाकी हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं सुनते थे, क्योंकि रिटेल सेक्टर में नहीं था ये। अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, रिलायंस जो है लगभग हर सेक्टर में घुस गया है, हर सेक्टर में घुस गया है, कि जहां पे भी, अब देखो उसने अपने बच्चे की शादी करी, अनंत अंबानी की, 5,000 करोड़ रुपए उसने लगाए। अब मुझे बताओ 5,000 करोड़ जब लगाए, वहां पे कौन कौन आया, ऑल ओवर वर्ल्ड के बता रहा हूं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब आए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सब आए। क्या सिर्फ शादी अटेंड करने आए होंगे, खुद सोचो, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो है ना उसका दिमाग अलग होता है। आप भी हो सकता है सीए बनने के बाद अपना बिजनेस करो, दिमाग ही अलग होता है बिल्कुल ही। वो हर जगह बिजनेस ढूंढते हैं, अगर वो बिजनेसमैन आ रहे हैं मिल रहे हैं, मार्क जकरबर्ग आया था, जेफ बेजोस आया था, और वो ब्लैक स्टोन का जो ओनर है लैरी फिन वो आया था, बड़े बड़े जो लोग हैं सब आए थे। क्या सिर्फ बैठ के चाय पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और ये बातें बातें कर रहे थे, अरे ग्रेट इंडियन वेडिंग है, डांस कर रहे थे, जॉन सीना आया, नहीं। सब बिजनेसेस की बातें होती हैं, तगड़े तगड़े बिजनेसेस की बातें होती हैं, जो कि बाद में हमें पता भी चला कि अच्छा रिलायंस ने इसके साथ डील कर ली, उसके साथ डील कर ली। सर कब डील कर ली, ये शादी में ही हुआ था सब कुछ। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है सर, बात समझ आ गई। सेपरेट डिवीजन सर समझ आ गया, अलग से बिजनेस जो है, इट हैज सेपरेट डिवीजन विच वर्क विद इन देमसेल्फ, जो कि पेरेंट कंपनी के अंदर काम करता है, टू सस्टेन ईच ऑफ द बिजनेस, और हर एक बिजनेस को क्या करता है सर, हेल्प करता है। मतलब क्या है सर, मतलब सिंपल है ना, देखो भैया अगर लेट सपोज उसका एक बिजनेस, लेट सपोज ये जो नेचुरल गैस का है, अगर ये लॉस में जा रहा है तो क्या ये बंद कर देगा, सर जब तक चल रहा है ना कि इसकी कॉस्ट रिकवर हो रही है वो चलाएगा। इसकी लॉस की भरपाई कौन कर देगा, बाकी जगह के प्रॉफिट इसकी लॉस की भरपाई कर देंगे। तो यही वो कहना चाह रहा है कि भैया सब जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव, यानी पेरेंट कंपनी पापा की कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, कि इसका प्रॉफिट इंक्रीज करता रहे। तो ये कह रहा है कि विच वर्क विद इन देमसेल्फ टू सस्टेन ईच ऑफ दिस बिजनेस, हर बिजनेस क्या करे, सस्टेन करता रहे। बात समझ आई, आओ जरा आगे लिखो। सर ये तो इतनी आसान आसान चीजें हैं, बिल्कुल इजी चीजें हैं यार, फटाफट आ जाएगी आपको। लिखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन मैं एक बार दोबारा लिखवा रहा हूँ। मैंने कहा था ना इसको डिटेल में पढ़ना है हमें, तो सर दोबारा क्यों लिखवा रहे हो? एक्चुअली वहां पे सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था मैंने। सबसे पहले लिखो कॉर्पोरेट। देखो ये सब कुछ वही है जो आप पढ़ चुके हो, बस नाम बदल दिया, टॉप लेवल को कह दिया कॉर्पोरेट लेवल। और कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आएगा सर? सर कॉर्पोरेट लेवल में आएगा, लिखो, इसमें आएगा सर जनरल मैनेजर, जीएम कहते हैं जिसको। और और आता है सर इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर। एक्चुअली में या प्रैक्टिकली मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर एक ही होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा सर दोनों में से बड़ा कौन होता है? जनरल मैनेजर बड़ा होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर? बताओ। मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर उसके बाद आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। सर क्या क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो हेड है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, यानी उनका लीडर होता है एक तरीके से, जैसे आपके ग्रुप में भी होता होगा ना कोई वैसे। सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव है, सीएफओ है, चीफ अकाउंटेंट है और सीईओ है, ये सारे किस में आते हैं सर? कॉर्पोरेट लेवल पे आते हैं। आप ये समझो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये सारे कॉर्पोरेट लेवल में आते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कि सर ये जो अपनी प्लानिंग करते हैं ना, इसको हम कहेंगे कि ये बनाते हैं सर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। यानी कि भाई इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है, आप खुद सोचो, मुकेश अंबानी भाई जो हैं, जो टॉप पे हैं बाकी सारी कंपनियों के, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती होगी? क्या सिर्फ एक कंपनी के लिए इनकी स्ट्रेटेजी बनती होगी कि भाई मुझे तो रिलायंस गैस पे काम करना है या जियो पे काम करना है? नहीं सर, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो हर एक कंपनी को ग्रो करने की स्ट्रेटेजी है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे ये हाथ पैर ना मारे, उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाली रह जाए, वहां पे भी अपने टांग ये ना घुसाएं। बात समझ आई? बिजनेस लेवल, इसमें कौन आता है सर? इसमें आते हैं हमारे डिविजनल लेवल के। कौन से सर? डिविजनल लेवल के। डिविजनल लेवल, हमारे अलग अलग डिवीजन होते हैं। जैसे कि सर रिलायंस जो है पेट्रोलियम भी काम कर रही है, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके अलग अलग क्या होते हैं सर? मैनेजर होते हैं, यानी उसके जो टॉप मैनेजर हैं उसको हम कहेंगे क्या? बिजनेस लेवल। जैसे कि सर डिवीजन वन, जैसे कि सर हम बात करते हैं जियो की, और है सर डिवीजन टू, जैसे कि पेट्रोलियम। ठीक है, तो जो इस कंपनी का क्या होगा? इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, या आप कह सकते हो जनरल मैनेजर, या इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमडी कहते हैं। बताओ समझ आया? ठीक है सर, यहां लिखो, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सर बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी फॉर ईच डिवीजन। ये अपने अपने डिवीजन के लिए क्या बनाते हैं सर? स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मुकेश अंबानी भाई जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं क्योंकि उनको पूरे ग्रुप की बात करनी है। लेकिन जो उनके बेटे हैं आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, और जो उनकी बेटी हैं, उनको उन्होंने जो डिवीजन दिया है वो सिर्फ उसी डिवीजन के लिए क्या बनाएंगे सर? स्ट्रेटेजी बनाएंगी। उसको कहेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर ईच डिवीजन। बात समझ आई? और इसके बाद आते हैं लास्ट में फंक्शनल लेवल। आइए लिखिए, इसमें इसमें कौन कौन आते हैं सर? फंक्शनल लेवल नाम से पता चल रहा है जो किसी फंक्शन के साथ, यानी वो मैनेजमेंट या वो मैनेजर जो किसी फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि सर एक फंक्शन आता है स्टाफिंग का, रिक्रूटिंग का, उसके लिए होता है सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसको हम प्यार से एचआर भी कहते हैं। ऐसे ही सर प्रोडक्ट के लिए होता है सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
और सर कस्टमर सर्विस का भी अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो ये मैनेजर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये बनाते हैं सर फंक्शनल स्ट्रेटेजी, क्योंकि इनको अपना पर्टिकुलर काम करना है, फंक्शन करना है, तो उसी फंक्शन की स्ट्रेटेजी ये बनाते हैं। बताओ बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। देखो आप ये कहना चाह रहे हो, ये हम जनरली मल्टी डिविजनल कंपनी की बात कर रहे हैं, जहां पे मेन कंपनी एक है, पापा कंपनी मुकेश भाई, और उनके बच्चे जो हैं वो अलग अलग डिवीजन संभाल रहे हैं। तो सर जो मुकेश भाई हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं सर? वो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उनके जो बच्चे हैं जो सेपरेट बिजनेस संभाल रहे हैं, डिवीजन संभाल रहे हैं, वो बिजनेस लेवल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने अपने डिवीजन के लिए। और जो अलग मैनेजर इनके नीचे काम करते हैं, जो पर्टिकुलरली एक फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी फंक्शनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मुझे बताओ बात समझ आई? ठीक है सर, आओ जरा आगे लिखिए। पॉइंट नंबर ए, इफ अ कंपनी provides different kinds of products or services, then they create similar types of function, similar types of फंक्शन। सर क्या कहना चाहते हो? एक बार लिख लो फिर समझाता हूं, फिर आगे लिखो। सीरीज ऑफ डिवीजन टू मैनेज each different product और सर्विस। ठीक है, आओ जरा समझते हैं क्या लिखा हमने। मैं आपसे कह रहा हूं, देखो अगर कोई भी कंपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस बनाती है, दैट मींस आप बात कर रहे हो सर मल्टी डिविजनल कंपनी की। किसकी बात कर रहे हो आप सर? मल्टी डिविजनल कंपनी। सर आप मल्टी डिविजनल कंपनी की बात कर रहे हो, तो क्या होता है सर? देन दे क्रिएट सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस। क्या उनके फंक्शनल मैनेजर सिमिलर टाइप के होते नहीं होते? आप खुद सोचो, हम फंक्शनल मैनेजर में एचआर को पकड़ के चलते हैं। अगर मुकेश भाई जो है रिलायंस कंपनी के चेयरमैन है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनका जो बेटा है आकाश अंबानी, वो जियो संभालता है, जियो यानी टेलीकम्युनिकेशन संभालता है। क्या जियो कंपनी या टेलीकम्युनिकेशन जो रिलायंस की है, उसके अंदर एक एचआर होगा? बिल्कुल सर होगा। दूसरी ओर उनका जो पेट्रोलियम का काम है, जो भी संभालता है, क्या उस पेट्रोलियम वाली कंपनी में भी एक एचआर होगा? बिल्कुल होगा। तो वो कहना चाहता है कि सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे उनके डिवीजन में। ऑब्वियस बात है, एचआर एक यहां काम करेगा उनके जियो में, और एक और एचआर होगा जो उनके पेट्रोलियम में काम करेगा कंपनी में। फिर कह रहा है सीरीज ऑफ डिवीजन टू मैनेज ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या होगा सर? वो कंपनी जो है अलग अलग प्रोडक्ट जो देती है, वो सीरीज ऑफ डिवीजन बनाती है, ताकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग डिवीजन बना दिया जाए, ताकि उसको अलग तरीके से मैनेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे जोमैटो, जोमैटो जोमैटो का ही अपना प्रोडक्ट है या उसकी सर्विस है ब्लिंकिट। एक्चुअली में इनके ओनर एक ही हैं। जोमैटो का ही मतलब जो है, जोमैटो वाले ही उन्होंने क्या बनाया सर? उन्होंने बनाया ब्लिंकिट। अब क्या हुआ, अब बात सुनते चलो। जोमैटो और ब्लिंकिट की, इन दोनों की जो मैनेजमेंट है, वो पहले एक ही पर्सन कर रहा था।
ये है तो दोनों क्या सेपरेट सर्विसेज, इनका डिवीजन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन पहले इनका डिवीजन अलग अलग नहीं कर रखा था, इनको दोनों को एक ही मैनेज कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, जोमेटो ब्लिंकिट और एक और है। अब दिक्कत क्या आ रही थी इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो दिक्कत क्या आ रही थी सर, मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रही थी, ना तो जोमेटो पे ढंग से मैनेजमेंट हो पा रही थी ना ब्लिंकिट पे। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने ये कहा कि एक काम करो भाई, जोमेटो को तो अलग डिवीजन बनाओ और इसका सीईओ अलग अपॉइंट करो, इसका अलग से सीईओ अपॉइंट करा गया। पहले एक ही सीईओ के अंडर ही काम हो रहा था सारा, चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो एक ही था। जोमेटो को अलग करा उन्होंने और ब्लिंकिट को अलग करा, और एक और भी था इसका जिसको इन्होंने अलग करा, उसको भी इन्होंने सेपरेट डिवीजन बनाया, डिवीजन 1 डिवीजन 2, और इसका भी अलग से उन्होंने सीईओ बनाया एक। अब ये दोनों सेपरेट होके अपने अपने डिवीजन को संभालेंगे। तो वो यही कहना चाहता है, कह रहा है सीरीज ऑफ डिवीजन बना दिया जाता है ताकि मैनेज कर सके क्या, ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस। बस घुमा फिरा के वही बात है सर कि कोई भी कंपनी अपना जब सेपरेट सर्विस या प्रोडक्ट निकालेगी जो कि मेन से अलग है, तो वो क्या करेगी, सब्सिडरी फॉर्म करेगी अपनी, और उसके अंदर अलग मैनेजमेंट चलेगी। बात समझ आई? आओ जरा बुक पे आ जाओ। देखो जरा, जैसे मैंने आपको बताया कि सर एक होगा कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल में कौन होगा सर, इसमें होंगे मुकेश भाई, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लेवल पे कौन होगा सर, बिजनेस लेवल पे होंगे सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मुकेश भाई, ठीक है। क्या ये लिखना है? हाँ लिख लेना। फंक्शनल लेवल पे कौन होगा सर, फंक्शनल लेवल पे जैसे मार्केटिंग का फंक्शन हो गया, फाइनेंस का फंक्शन यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो आप कह सकते हो एचआर हो गया, प्रोडक्शन वाला हो गया, मार्केटिंग वाला हो गया, ये सब होंगे। अब जरा समझो, मुकेश अंबानी तो भाई हेड पे बैठे हैं, ये उनका पहला बच्चा सन 1 सन 2 और ये डॉटर को दे दिया उन्होंने अलग अलग, तो डिविजनल लेवल मैनेजर और स्टाफ हो गए। फंक्शनल लेवल, क्या डिवीजन ए में इसके फंक्शन अलग होंगे, क्या डिवीजन बी में भी होंगे और डिवीजन सी में भी होगा। यानी मैं कह सकता हूं एक एचआर यहां पे, एक एचआर यहां पे और एक एचआर यहां पे भी होगा। सर अचार अचार नहीं, एच आर की बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कितने लेवल होते हैं सर, 3 लेवल होते हैं। मुझे बताओ कौन कौन से 3 लेवल होते हैं सर, कॉर्पोरेट लेवल मतलब मुकेश अंबानी भाई, बिजनेस लेवल उनके बच्चे और उनकी बेटियां, फंक्शनल लेवल सर, फंक्शनल लेवल हमारा एचआर की बात हो रही है। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है, जनरल मैनेजर आर फाउंड एट द फर्स्ट 2 लेवल, कह रहा है इन दोनों पे ही जनरल मैनेजर होते हैं सर, जनरल मैनेजर इन दोनों पे होते हैं, आपने तो कहा था जनरल मैनेजर तो मुकेश भाई हैं। देखो ना बात समझो वो क्या कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल डिफर डिपेंडिंग ऑन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ये अंकल जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट दैट वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट। वो ये कहना चाह रहा है सर कि भैया देखो दोनों ही लेवल पे, याद रखना कौन कौन से लेवल की बात हो रही है सर, जनरल मैनेजर जो है कॉर्पोरेट लेवल पे भी है और बिजनेस लेवल पे भी है। ये जो है मुकेश भाई, ये जनरल मैनेजर है किसके सर, ये पेरेंट कंपनी के, जो पापा कंपनी है ये उसके जनरल मैनेजर हैं। और ये जो है सर, ये इनके बेटे ये भी जनरल मैनेजर हैं, पर ये जनरल मैनेजर सिर्फ उस डिवीजन के हैं। बात समझ आए, ये जनरल मैनेजर है सिर्फ उस डिवीजन के। आओ जरा पढ़ते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस कंपनी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मुकेश धीरूभाई अंबानी इज द चेयरमैन, चेयरमैन है भैया ये, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी है किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो पापा कंपनी है, जो कि 1977 से बनी है, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट लेवल। क्या कहेंगे सर, कॉर्पोरेट लेवल। अच्छा, दूसरी ओर उनका जो बेटा है आकाश अंबानी, वो एमडी है, क्या ये भी जनरल मैनेजर है? हाँ सर जनरल मैनेजर है, लेकिन ये पेरेंट कंपनी का नहीं, ये सिर्फ उस डिवीजन का जनरल मैनेजर है। कहां का सर, रिलायंस इंफोकॉम का, विच इज अ डिवीजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। हेंस आकाश अंबानी किस में आएगा सर, ये आकाश अंबानी आएगा बिजनेस या डिविजनल लेवल पे। यानी 3 लेवल बताए गए, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल को तो साइड करो, फंक्शन के हिसाब से है। कॉर्पोरेट लेवल में आ गए सर मुकेश अंबानी भाई, पापा कंपनी। बिजनेस लेवल पे आ गए सर उस डिवीजन के एमडी या उस डिवीजन के
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, या जनरल मैनेजर, जैसे कि आकाश अंबानी। तो ये किस में आएगा, ये आएगा सर बिजनेस लेवल में। इनकी स्ट्रेटेजी अलग बनती है, कॉर्पोरेट वालों की स्ट्रेटेजी अलग बनती है। लेकिन जो कॉर्पोरेट वाले अंबानी भाई, जो मुकेश अंबानी भाई जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या वो हर डिवीजन के लिए बनाएंगे? वो हर डिवीजन के लिए बनाएंगे ताकि हर डिवीजन ही अच्छा चले। और आकाश अंबानी भाई सिर्फ किसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे? वो अपने रिलायंस इंफोकॉम के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बात समझ आई? तो सर ऐसा कुछ हुआ कि बिजनेस लेवल में जितने भी बिजनेसेस हैं इनके, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मीडिया हो गया, डिजिटल सर्विस हो गया, रियल स्टेट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, इन सब के लिए एक क्या होगा सर, इन सब के लिए एक सेपरेट जनरल मैनेजर रखा जाएगा। अच्छा सर, आपने बार बार बोल के ना याद करा दिया, अब तो हमें समझ आ गया। अब देखो ये अंकल जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं दोनों लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल में जनरल मैनेजर होंगे। बिल्कुल सही। कॉर्पोरेट लेवल में सर अंबानी जो है, मुकेश अंबानी जी, वो जनरल मैनेजर है टॉप के, पेरेंट कंपनी के। और डिविजनल का आकाश अंबानी होंगे। ठीक है, जनरल मैनेजर होते हैं हर एक, ये हारे नहीं है, हर एक डिवीजन का अपना जनरल मैनेजर। ठीक है, आओ जरा पढ़ो। अब आते हैं सर फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल बड़ा सिंपल है सर, ये सब जगह मिलेगा, हर एक डिवीजन में ये फंक्शन होंगे जो किसी मैनेजर जो है किसी फंक्शन के साथ जुड़े होंगे। सर सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, कस्टमर सर्विस मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर ही मैनेजर। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। इफ अ कंपनी प्रोवाइड सेवरल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट ऑफन डुप्लीकेट्स दीज फंक्शन। सर ऑब्वियस बात है सर, देखो ना, एक डिवीजन में एक एचआर होगा और एक दूसरा डिवीजन है उसमें भी एचआर होगा। ऐसा तो नहीं है इसी पर्सन को मैं कहूंगा भाई 2 घंटे यहां बैठ जाया कर, फिर 2 घंटे इधर आ जाया कर, फिर बाद में 2 घंटे यहां चले जाया कर, फिर इधर आ जाया कर। नहीं सर, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो डुप्लीकेट करेगा अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एंड क्रिएट अ सीरीज ऑफ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। अपने अपने डिवीजन के लिए ये अलग अलग फंक्शंस होंगे। ईच ऑफ विच कंटेन इट्स ओन सेट ऑफ फंक्शंस। बिल्कुल सर, इनके अपने अपने फंक्शन होंगे टू मैनेज ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस। अंकल जी कह रहे हैं हर एक डिवीजन का जनरल मैनेजर यानी कि बिजनेस लेवल रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट? इसको बाद में हमें डिटेल में भी करना है, अभी सिर्फ हम इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखो क्वेश्चन। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट? प्यार से हम इसको कहेंगे सबू। एस बी यू, सबू। ठीक है, ये जो होता है ये होता है सर बिजनेस लेवल पे, यानी कि आकाश अंबानी के लेवल पे। ठीक है, लिखो इसमें दीज आर separate divisions of a company that operates independent लिखो इसमें have own strategies, own objectives, own resources, आगे लिखो these are responsible for their own division, own division
and has control over their operations, marketing, profitability। ठीक है, लिख लो इसको, फिर समझते हैं जरा क्या कह रही है। लिख लिया? कुछ नहीं कह रहा सर, बड़ा सिंपल है। ये जो बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है सब्सिडरी की। अगर आप देखो इसको, तो ये किसकी बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा है ये। खुद देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भैया देखो सेपरेट बिजनेस यूनिट है। भैया कॉर्पोरेट है मेन, उसके अपने अपने डिवीजन है। क्या वो सेपरेट है? बिल्कुल सर सेपरेट है। क्या वो डिवीजन है? बिल्कुल डिवीजन है। अरे तो भैया डिवीजन ही तो कहना चाह रहे हो। बस आप ये कहना चाह रहे हो कि डिवीजन जो है ना बिल्कुल ही अलग है, इसका और इसका आपस में जनरली कोई लेना देना नहीं है। ये पेट्रोल की बात कर रहा है और ये टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा है। अब पेट्रोल वाला टेलीकम्युनिकेशन वाले से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, उसका उसका सिर्फ उसके पापा के थ्रू लिंक है। तो वो ये कहना चाहता है दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंट। यानी कि बात समझो कि सर देखो, अच्छा पहले मैं एक बार ये देखूं कि अनंत अंबानी को कौन सा सेक्टर दिया हुआ है। ये माइक्रोसॉफ्ट बिंज खुलेगा, बिंज में खुलेगा गूगल, गूगल में मैं फिर डालूंगा, ये बड़ी दिक्कत है। डिवीजन हैंडल बाय अनंत अंबानी। अनंत आ गया, अनंत अंबानी। सर अनंत अंबानी इज द यंगेस्ट सन ऑफ मुकेश अंबानी, हेड्स न्यू एनर्जी बिजनेस एट रिलायंस इंडस्ट्री। अच्छा ये बता रहा है कि देखो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, आकाश अंबानी जो है वो लीड कर रहा है किसको? रिलायंस इंफोकॉम को। ईशा अंबानी जो है रिटेल में है, और अनंत अंबानी जो है लीडिंग द ग्रुप ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, और बाकी ये नीता अंबानी की बात कर रहा है, यानी तीन तीन की बात कर रहा है। पहला तो कह रहा है आकाश अंबानी तो हमें पता है जियो इन्फोकॉम संभाल रहा है। अनंत अंबानी जो है उसको उन्होंने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट दे दिया, और जो इनकी बेटी है ईशा अंबानी वो संभाल रही है रिटेल सेक्टर। क्या संभाल रही है सर? वो रिटेल सेक्टर। अब जरा समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर देखो, इसको लिखना मत, कि सर एक तो ये है, ये कौन है सर? ये है हमारे आकाश भाई। और आकाश भाई क्या संभाल रहे हैं सर? आकाश भाई के पास है जियो। दूसरा कौन है सर? दूसरे है अनंत भाई। अनंत भाई के बाल लंबे हैं थोड़े, ठीक है। तो अनंत भाई क्या संभाल रहे हैं सर? अनंत भाई संभाल रहे हैं ग्रुप ग्रीन प्रोजेक्ट। और उनकी बेटी भी है। बेटी कौन है सर? बेटी है ईशा अंबानी। वो क्या संभाल रही है सर? वो संभाल रही है रिटेल सेक्टर। ठीक है, अभी लिखना मत, ये रिटेल सेक्टर संभाल रही है। अब मुझे बताओ जरा, क्या आकाश अंबानी अनंत अंबानी के पास जाके ये कहेगा अरे भाई देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, पर देखो जैसे मैं जियो में काम करता हूं ना इंफोकॉम में, तुम भी अपने ग्रीन प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे ही काम करो? या फिर वो ईशा अंबानी को कहे कि देखो बहन, तुम भी ऐसे काम करो जैसे मैं अपने रिलायंस जियो में काम कर रहा हूं इन्फोकॉम में? अब वो क्या कहेगी? वो बोलेगी भैया मेरा रिटेल सेक्टर है, जो स्ट्रेटेजी आप रिटेल सेक्टर में लगाओगे सेम स्ट्रेटेजी आपके इन्फोकॉम में नहीं लगेगी, क्योंकि सर रिटेल सेक्टर के कस्टमर अलग हैं, प्रोडक्ट अलग है। आपका जो प्रोडक्ट अलग है, इसके कस्टमर अलग हैं। यानी कि इसका और इसका आपस में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो इसकी जो कंपनी है वो है सेपरेट बिजनेस यूनिट, जिसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपना डिवीजन है। सेम ये भी एक
क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सर ये डिवीजन ही तो था। हाँ, बस डिवीजन का ही नाम बदल के उसने क्या कर दिया? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सर ये क्या मतलब है? ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ही बात को घुमा फिरा के ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बातें चलती है। तो यही उसने कहा, देखो जरा, कि भाई सेपरेट डिवीजन है कंपनी का, इंडिपेंडेंट है, क्या ये इस पे डिपेंड करते हैं? सर बिल्कुल नहीं करते। फिर अपनी ओन स्ट्रेटेजी होगी, बिल्कुल। ओन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, जनरली तो ऑब्जेक्टिव सबका प्रॉफिट कमाना ही होता है। ओन रिसोर्सेज होंगे, बिल्कुल। अब जरा समझो, जैसे मान लो कि ये ईशा अंबानी को अपने स्टाफ को, लेट सपोज इसके पास 500 लोगों का स्टाफ है, इसको 500 लोगों के स्टाफ को सिम देनी है, जियो की सिम देनी है, और साथ साथ ये कह रही है कि जियो का तुम जो भी यूज करोगे उसका खर्चा हम भरेंगे। अब बताओ ये जो अपनी सिम है वो लेने के किसके पास जाएगी? अपने भाई के पास जाएगी, आकाश के पास, और बोले, फोन करेगी आकाश कि यार देख, मैंने अपने 500 स्टाफ को है ना जियो की सिम देनी है, ताकि ये क्या रहे सर, ये एक्टिव रहे और ये कनेक्ट रहे, तो तू 500 सिम भिजवा दियो। उसने कहा ठीक है भिजवा दूंगा। अब ये कह रही है कि ठीक है, तू मेरा भाई है तो पैसे वैसे तो तू मेरे से लेगा नहीं। वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, काम धंधे में कोई पैसा वैसा नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा हूं, मेरे अपने इंडिपेंडेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, आपके इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव है, तो मैं जब आपको सामान दूंगा तो इसका मतलब मैं पर्टिकुलरली आपकी कंपनी को बेचूंगा। भले ही हम दोनों एक ही फादर के बच्चे हैं, कॉर्पोरेट तो एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? सेल और परचेज करेंगे, और एक दूसरे से क्या कमाएंगे सर? प्रॉफिट भी कमाएंगे। ये जब आप वो करोगे, कंसोलिडेशन करोगे, तो वहां पे आपको ये बात दोबारा से बताई जाएगी। कंसोलिडेशन के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जब अलग अलग कंपनी है या अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन उसके पेरेंट सेम है, फादर सेम है, तो भी वो कंपनीज आपस में प्रॉफिट कमा सकती है एक दूसरे को सामान बेचकर। हालांकि कंसोलिडेशन करते टाइम वो नलीफाई हो जाता है इफेक्ट उसका, लेकिन इसके इंडिपेंडेंट अपने क्या है? ऑब्जेक्टिव, और इसके भी इंडिपेंडेंट अपने ऑब्जेक्टिव हैं। इनके रिसोर्सेज अपने होंगे। रिसोर्सेज क्या सर? मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी। तो क्या इनके पास अपने रिसोर्स होंगे और इनके पास अपने? बिल्कुल सर, दोनों के पास अपने अपने क्या होंगे सर? रिसोर्सेज होंगे। फिर कह रहा है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे सिर्फ अपने डिवीजन के लिए? बिल्कुल सर, अपने डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उसी पे कंट्रोल भी कर पाएंगे, और इनके अपने ऑपरेशंस होंगे, मार्केटिंग होगी, और अपना सेपरेट बैलेंस शीट, पीएनएल बनेगा, प्रॉफिट भी अलग निकलेगा। मुझे बताओ, बात समझ आई? ठीक है, चल ये लिख लो, आकाश, अनंत और ये ईशा, इनके नाम भी लिख लो, फोटो भी बना लो। सर एग्जाम में लिखना है? नहीं, एग्जाम में आप ये मत लिख के आना, ठीक है? एग्जाम में ऐसा आकाश अनंत ये मत लिखना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये बिजनेस लेवल की बात हो रही है, डिविजनल लेवल की बात हो रही है, और उसी को हमने एक नया नाम दे दिया, सेपरेट बिजनेस यूनिट। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये लिखूं कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की जगह मैं आपको लिख दूं, और व्हाट इज डिविजनल लेवल। ठीक है, तो डिविजनल लेवल हम ये बता देंगे। एक्चुअली डिविजनल लेवल वो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि जो कंपनी है वो होगी सेपरेट बिजनेस यूनिट। ठीक है, और जो उसमें काम कर रहा है टॉप पे जो है वो डिविजनल मैनेजर है, वो डिविजनल लेवल पे आ गया, ये कहना है, लेकिन बात तो एक ही है ना? चलो लिख लो इसको फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल। आओ जरा क्वेश्चन। सर ब्रेक दे देते तो अच्छा रहता। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिख लो फिर ब्रेक देता हूँ। लिखो क्वेश्चन। आओ जरा सबसे पहले एक बार बुक से पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सर किसकी? कॉर्पोरेट लेवल की, अंबानी भाई साहब की। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन आता है सर? इसमें आते हैं सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो कॉर्पोरेट लेवल टॉप लेवल के स्टाफ हैं वो सब आएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग ऑल डिसीजन, यानी कि ये क्या डिविजन, ये क्या करते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे हुए हैं, दो चार्ज विद द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। भाई ये जो है ये टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे हैं, और ये वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं और डिसीजन मेकिंग लेते हैं फॉर अ ग्रुप, फॉर द ग्रुप। सर आपने बता दिया कि टॉप पर है, इनकी सब्सिडरीज हैं, ऑब्वियस बात है मुकेश अंबानी जी डिसीजन जो लेंगे अपने सारे डिविजन्स के लिए लेंगे,
कि भैया मेरा जो बेटा है आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी और भी जितने भी डिविजन्स मेरे हैं उन सब के लिए स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होगा, उन सब के लिए वो डिसीजन मेकिंग लेंगे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। फिर वो डिफाइन करेंगे, क्या करते हैं सर, वो बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी का यानी रिलायंस एज अ पेरेंट उसका विजन एंड मिशन क्या है। तो बाकी जो डिवीजन है वो उस विजन एंड मिशन का एक पार्ट है, लेकिन जो बड़ा विजन उन्होंने देखा है वो विजन जो है वो सबके ऊपर लागू होगा। यानी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बताएंगे और पर्पस बताएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, कि हमें क्या बनना है, कि क्या हमें वर्ल्ड की टॉप कंपनी बनना है, क्या हमें बहुत ही बेहतरीन सर्विस देनी है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ये सारी बातें वो कहेंगे, मतलब विजन अपना और मिशन बताएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब क्या है सर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कि सर देखो वो डिसाइड करेंगे कि कौन से बिजनेस या डिवीजन को एक्सपेंड करना है। भैया उनका अगर पेट्रोलियम वाला अच्छा चल रहा है तो वो पेट्रोलियम वाले में पैसा ज्यादा लगाएंगे, अगर इन्फोकॉम जियो अच्छा चल रहा है तो जियो में पैसा लगाएंगे। यानी ये उनके हाथ में है किसको एक्सपेंड करना है, किस बिजनेस को बेच देना है, किस बिजनेस को नया शुरू करना है। ये सारा का सारा मुकेश अंबानी भाई के हाथ में है, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल के हाथ में है। फिर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स में आपको बार बार बताता हूं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, ये रिसोर्सेज जो टॉप लेवल के हैं उन्होंने तो अपनी कंपनी बनाई, अब वो अपना कैपिटल उनको देंगे, पैसा देंगे, तो क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज किस में, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में यानी डिविजन्स में। ग्रोथ स्ट्रेटेजी वो बनाएंगे कि ग्रो कैसे करना है, यानी कि मर्जर करना है नहीं करना, एक्विजिशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन। ऑब्वियस बात है सर, जब आप कह रहे हो कि ये जो है रिलायंस कंपनी ये है पापा कंपनी, पेरेंट कंपनी है, तो पेरेंट ही तो डिसाइड करेंगे कहां शादी करनी है, कहां पढ़ना है, डाइवर्सिफिकेशन कहां करनी है, मतलब कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी में मर्जर कहां करना है, कि भाई जो जियो है इन्फोकॉम अगर उसको मर्ज करना है किसी कंपनी के साथ, मर्ज करना है किसी कंपनी के साथ, और आकाश अंबानी कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो नहीं करना चाहता, मैं अपना जियो सेपरेट चलाऊंगा, मुझे मर्ज नहीं करना। जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए, अगर ये मर्ज नहीं होता तो दोनों बंद हो जाते, तो दोनों मर्ज हुए। अब ये चाहते हैं कि भाई हम किसी के साथ मर्ज हो जाए, एक तो होता है टेक ओवर करना, कि दूसरा जो है थोड़ा सा खराब पोजीशन में है कि भाई तुम हम तेरे को खरीद लेंगे तो तेरे सारे कस्टमर हमारे हो जाएंगे। क्यों सर, वो तो वैसे खराब कंडीशन में है तो वैसे उसके तो वैसे ही बंद हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि उसके पास है ना सारा इंफ्रा बना हुआ है, तो हम उसको खरीद लेंगे तो हमें वो इंफ्रा बनाने की जरूरत नहीं होगी, हमें बना बनाए एक बिजनेस मिल जाएगा और उसके नाम सब हटके हमारा नाम आ जाएगा। तो मर्जर इसको कहते हैं टेक ओवर। मर्जर होता है जब दोनों इक्वल लेवल पे होते हैं तब मर्जर होता है। जैसे वोडाफोन और आइडिया हुए, दोनों की हालत खराब थी, दोनों मर्ज हो गए, वी बन गए, वी आई वी बन गए। तो भाई मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन यानी एक और लाइन ऑफ बिजनेस में जाना है या एक बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो ये सब कौन बनाएगा सर, ये पापा बनाएंगे बैठ के, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल पे ये काम होगा। अगर आकाश अंबानी कहता है मुझे मर्ज नहीं होना तो भाई उसकी कोई नहीं सुनेगा, पापा ने बोल दिया कि भैया पेरेंट कंपनी ने कह दिया मर्ज होना है तो होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर सिनर्जी क्रिएशन, सर ये सिनर्जी क्या होता है, बात समझो। एंश्योर डिवीजन कंप्लीशन ईच अदर फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सिनर्जी अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं, बहुत ही सिंपल भाषा में, तो ये है सर सिनर्जी, लड़के समझ जाएंगे आराम से। देखो सिनर्जी का मतलब ये है कि भैया ये आपका दोस्त है, ये आपके पास रोता हुआ आया है कि भाई भाई मेरी लड़ाई हो गई और ये बंदा जो है इसने मुझे बहुत मारा। अब आप उसके पीछे खड़े हो, भले ही आप छोटे हो लेकिन आप उसके पीछे खड़े हो और आप उसको कहते हो जा मार इसको, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, कौन कौन है मैं देख लूंगा जा। बताओ समझ आया। अगर आप ऐसे बोलोगे इसमें आ जाएगी हिम्मत, इसकी बन जाएगी बॉडी। इसको कहते हैं सिनर्जी, यानी कि किसी के साथ में होने की वजह से हमारे अंदर जो एक हमें बेनिफिट मिल जाता है वो होता है सिनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जैसे एक कंपनी है इन्फोकॉम जियो जिसको हम कहते हैं, और दूसरी कंपनी है सर रिटेल की। अब रिटेल वालों से इंफॉर्मेशन मिल जाए, अगर डेटा मिल जाए,
तो वो डेटा जियो यूज करके अपने प्लान डिसाइड कर सकता है, या जियो से इंफॉर्मेशन मिलके रिटेल वाले ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन कितने रुपए का प्लान एक्टिवेट कराता है, किसके पास कितना मतलब ज्यादा रुपए का कौन करा रहा है, इसमें किसके पास ज्यादा पैसे हैं कम पैसे हैं, ऐसे करके ये आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे इनका बिजनेस क्या हो सकता है, ज्यादा जल्दी से ग्रो हो सकता है। उसको कहा जाता है सिनर्जी। क्या कहा जाता है? सिनर्जी क्रिएशन। ऑब्वियस बात है, आपके सेपरेट लाइन में बिजनेस है, तो आपको अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो आप रिलायंस पेट्रोलियम से पेट्रोल खरीद लोगे, क्योंकि पैसा किसी और के पास ना जाके आपकी ही पेरेंट कंपनी के पास ही जाएगा। बताओ, ये समझ आया? ठीक है सर। उसके बाद सर, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर प्रोवाइड अ लिंक। क्या लिंक प्रोवाइड करते हैं सर? कह रहा है कि लिंक बिटवीन पीपल who oversee the strategic development of a firm and those who own it, यानी कि एक लिंक प्रोवाइड करते हैं पापा और उनके बेटे के बीच में, ये लिंक होते हैं। ठीक है, मैनेजर होते हैं, ये लिंक प्रोवाइड करते हैं पीपल हु ओवरसी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म एंड दोज हु ओन इट, यानी शेयर होल्डर्स। यानी कह रहा है कि भैया मुकेश अंबानी जो है, ये जो है शेयर होल्डर और इनके जो स्ट्रेटेजिक डेवलपर हैं उनके बीच के एक लिंक होते हैं। फिर ये क्या होता है सर? गार्डियन होते हैं। गार्डियन मतलब उनकी सुरक्षा करते हैं, किसकी? शेयर होल्डर का वेलफेयर करना, यानी पर्टिकुलरली हमें क्या करना है, उसके शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करनी है, इसके शेयर की प्राइस बढ़ानी है। कह रहा कैन बी व्यू एज अ गार्डियन ऑफ द शेयर होल्डर वेलफेयर। और लास्ट में है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी to ensure that corporate and business strategies of the company are consistent with maximizing shareholder की wealth. If they are not, then ultimately CEO to be held accountable. CEO को पकड़ेंगे, सुंदर पिचाई को पकड़ेंगे, भैया गूगल को नुकसान क्यों हो रहा है, शेयर की वैल्यू क्यों डाउन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल बढ़िया है, ध्यान से सुनना। अहमदाबाद के हेडक्वार्टर में अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप जो है इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब सर इंडियन कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग इसके बिजनेसेस चलते हैं, उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। फिर कह रहा है एक्टिव इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस, अलग अलग बिजनेस है इसके सर। माइनिंग है, ऑपरेशन पोर्ट्स है, पोर्ट्स मेन है, एयरपोर्ट है, पावर जनरेशन है, बांग्लादेश को बिजली बेचता है, बांग्लादेश पैसा नहीं दे रहा, उसकी बिजली कट कर सकते हैं हम जब मर्जी चाहे तो। और कह रहा है ट्रांसमिशन और सीमेंट भी बनाती है, मतलब बहुत सारे डिविजन हैं इसके, ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, और भी बहुत बिजनेसेस हैं अडानी ग्रुप के। ठीक है, इनके ऊपर तो मोदी जी का हाथ है। फिर कह रहा है द मेन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई कौन है सर? चेयरमैन तो है गौतम अडानी जी, तो ग्रुप चेयरमैन जो है वो है गौतम अडानी जी। आर उनके मेन, उनका पर्पस क्या है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेटिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सर, पूरे ग्रुप की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये सेट करेंगे। रिसोर्स का एलोकेशन अलग अलग बिजनेस में। डिसाइडिंग वेदर द फर्म शुड डिसइन्वेस्ट, कि कहां पे पैसा निकालना है, कहां पे पैसा डालना है। ठीक है, डिसइन्वेस्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को बेच देना। डिटरमाइनिंग वेदर इट शुड अक्वायर न्यू वन, कि नया एयरपोर्ट खरीदे, नई इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे। इन अदर वर्ड्स, मिस्टर अडानी एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू डेवलप strategies that span individual businesses and building and managing the corporate portfolio of the business to maximize corporate profitability। क्या कहना चाह रहा है सर? बात समझो। कह रहा है कि अदर वर्ड्स में मिस्टर अडानी सीनियर एग्जीक्यूटिव ही डेवलप करते हैं कौन सी? कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी, जिससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं यानी अलग अलग डिवीजन जो है, एंड बिल्डिंग एंड मैनेजिंग कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो, यानी सारे बिजनेसेस को, डिविजन्स को क्या करना? मैनेज करना, और अपने पूरे ग्रुप का प्रॉफिट इंक्रीज करना। मुझे बताओ, बात समझ आई? चल, सबसे पहले आकाश अंबानी सर 30 साल के हैं और करोड़ों के मालिक हैं। ठीक है सर, हम क्यों नहीं है भाई? अब वो उनकी पैदा हुए वहां पे, तो हम क्या कर सकते हैं। चलो, कह रहा है कि पर्सन और इंडिविजुअल कौन आते हैं सर इसमें? डिविजनल मैनेजर और उस लेवल के स्टाफ आते हैं। सीईओ आएंगे सर, सीईओ, हाँ, उसी कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी के सीईओ डिविजनल लेवल के, ऑफ ए स्टैंड अलोन कंपनी इफ इट हैज अ सिंगल बिजनेस यूनिट। फिर कह रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ स्पेसिफिक डिवीजन इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन, जैसे कि हेड ऑफ द ऑटो डिवीजन एट टाटा मोटर्स।
फिर पार्टनर, जैसे सीए फर्म की अगर बात करें तो सीए फर्म में कौन होगा सर? सीए फर्म में पार्टनर ऑफ अ सीए फर्म, जो जैसे कि टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की या ऑडिट की सर्विसेज के बारे में डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो जो प्रिंसिपल या जनरल मैनेजर है एट बिजनेस लेवल, क्योंकि ये बिजनेस लेवल पे है, ये किस पे है सर? बिजनेस लेवल पे, ठीक है। और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन के हेड है। सर एक ही तो बात कर रहा है, आप घुमा फिरा के वही बात कर रहे हो, मुझे पता है मैं वही बात कर रहा हूं घुमा फिरा के, पर ऐसा दिया है भाई, मैं क्या करूं, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। आओ जरा बिजनेस लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। कह रहा बिजनेस लेवल मैनेज कैसे करते हैं? रेफर टू द स्ट्रेटेजी बनाते हैं और डिसीजन बनाते हैं बिजनेस लेवल यूनिट पे, यानी अपने डिविजनल लेवल यूनिट पे बनाएंगे, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है उनको मार्केट में, टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं इन्फोकॉम, रिटेल की, इनकी स्ट्रेटेजी एक दूसरे को सिनर्जी प्रोवाइड करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करे। It focus on how a company competes within a specific industry और market segment, कि भैया हमारा सेगमेंट है इन्फोकॉम का, उसी के अंदर हमें क्या करना है, बाकी वोडाफोन, आइडिया, वी जो है, उसके अलावा और कौन है हमारे पास, एयरटेल, इनके साथ कंपीट करना है। अच्छा, स्ट्रेटजीज क्या होती है इनकी? सर द स्ट्रेटजीज फोकस ऑन हाउ अ बिजनेस कंपीट विद स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कि जियो, इन्फोकॉम, वी, एयरटेल, इनके साथ भाई कैसे कंपीट करेगा। रिटेल सेक्टर में रिटेल वाला जो उनके कॉम्पिटिटर है उससे कैसे कंपीट होगा। फिर कह रहा था गोल इज टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हमारा जो है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, क्योंकि हमारे पास बाकी भी डिविजन्स हैं। बाय ऑफरिंग वैल्यू टू कस्टमर, इस हम कैसे करेंगे सर? कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट देंगे, सर्विस देंगे इन अ वे दैट डिफरेंशिएट द कंपनी फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कि हमारा बिजनेस एकदम हमारा जो प्रोडक्ट है अलग हो। जैसे रिलायंस ने कैंपा कोला को रिवाइव करा, मैंने अभी आपको कैंपा कोला का एग्जांपल दिया, तो कैंपा कोला को किसने रिवाइव करा? अभी रिलायंस ने रिवाइव किया है। बहुत सारे स्टेट्स में भी नहीं आ रहा है, ये मिल नहीं रहा, लेकिन कैंपा कोला कह रहे हैं कि उससे बेटर है, कोक से बेटर है, कई लोग कह रहे हैं। फिर कह रहा है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी इन लाइन विद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, जो पापा ने कहा उसी हिसाब से आपकी भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उनके इधर उधर नहीं जाना, उसके साथ ही चलना है। फिर कह रहा है बिजनेस लेवल मैनेजर टेक द ब्रॉड गोल, वो उनका ब्रॉड गोल लेते हैं एंड प्लान सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट ने बताया वो उनको मिला, वो अपनी स्ट्रेटेजी उस डिवीजन को लेके उसके बेस पे ही बनाएंगे एंड टर्न देम इनटू स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर देयर बिजनेस यूनिट। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर फोकस करता है ओवरऑल डायरेक्शन कंपनी का, कंपनी इंक्लूडिंग मल्टीपल बिजनेस इफ इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेस लेवल मैनेजर क्या करता है? फोकस करता है अपने पर्टिकुलर बिजनेस पे, कंपीट सक्सेसफुली इन द मार्केट। बात समझ आई? आओ जरा एग्जांपल लिखते हैं, ये एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं लिखाता हूं। जैसे इमेजिन करो टाटा ग्रुप जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे है, जो डिफरेंट बिजनेस जैसे कि टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इनकी सबकी क्या है? सब्सिडरी है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे कौन है? जो टाटा जी, अब तो ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट डिसाइड दैट टाटा शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बिजनेस। टाटा कंपनी एज अ कॉर्पोरेट लेवल पे कहते हैं कि भाई हमारा जो विजन है या हमारा जो गोल है कि भाई हम सस्टेनेबल इको फ्रेंडली बिजनेस करेंगे, यानी कार्बन एमिशन कम से कम करेंगे। तो ऐसा नहीं है ग्रुप ने तो कह दिया कार्बन एमिशन कम होगा और जो उनके सब्सिडरी हैं वो खूब अपना कोल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, खूब उसके अंदर कार्बन फैला रहे हैं, नहीं। वो क्या करेंगे? जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई या उन्होंने जो गोल बनाया, बाकी जो उनके डिविजन्स हैं वो भी उसी के ऊपर अलाइन होके चलेंगे। अच्छा, फिर कह रहा बिजनेस लेवल मैनेजमेंट टाटा मोटर्स देन क्रिएट, वो क्या बनाएंगे सर? अगर कार्बन एमिशन कम करना है तो क्या बनाओ सर? ईवी बनाओ। यानी इन्होंने जो क्या बनाया, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई कॉर्पोरेट लेवल ने, उसी को अलाइन करते हुए उन्होंने क्या बनाया? ईवीज बनानी शुरू करी। आओ देखो अंबानी साहब क्या कह रहे हैं। कह रहा बिजनेस लेवल के मैनेजर कंपनी के बड़े गोल्स को प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजीज में बदलते हैं ताकि वो अपने स्पेसिफिक बिजनेस डिवीजन में कंपीट कर सके। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर? कौन डिसीजन लेगा सर? यहां डिसीजन लेंगे हमारे आकाश अंबानी भाई साहब, ठीक है। आओ जरा समझते हैं, लिख लिया ना? देखो, तो कौन कौन से डिसीजन सर वो ले सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रेटेजिक डिसीजन या बिजनेस लेवल पे वो लेंगे, डिविजनल लेवल पे लेंगे। सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे स्ट्रेटेजी टू एंश्योर
कि उनका डिवीजन जो है वेल परफॉर्म करे, तो सीधी बात है भैया, आकाश अंबानी को अगर मुकेश भाई साहब ने अगर उनको जियो दे दिया, तो उनका पर्पस सबसे मेन काम क्या रहेगा कि भैया मेरा जियो जो है उसके कस्टमर सबसे ज्यादा हो, टाइम पे लोग अपना रिचार्ज कराते रहे, यानी कि मेरा जो डिवीजन है, मेरा जो डिवीजन है जियो है, वो परफॉर्म करे वेल इन मार्केट। पहले तो ये होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, स्ट्रेटेजीज बाय बिजनेस लेवल मैनेजर, मतलब आकाश भाई साहब की बात हो रही है, इंक्लूड कॉस्ट लीडरशिप। भाई आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट सबसे कम करनी है, यानी कि आपको सबसे सस्ते में देना है। सस्ते में देने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी खराब कर दोगे, सस्ते में देने का मतलब है क्वालिटी टॉप नॉच रखो, फिर भी कंपटीशन में कम से कम प्राइस रखो, तो कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं उसको। मतलब क्या, सर, लोवेस्ट प्राइस हो वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। याद रखना, क्वालिटी से आप इंपेयरमेंट नहीं कर सकते, क्वालिटी गिरा दोगे तो भैया फिर लोएस्ट प्राइस रखो, फिर तो आप चीप कैटेगरी में आ जाओगे। तो आपको चीप कैटेगरी में नहीं आना, आपको अच्छी क्वालिटी देनी है, लेकिन उसके अंदर प्राइस कम रखना है। तो आपने देखा होगा जियो के जो डेटा प्लान शुरू में कैसे आए थे सर, फ्री, फिर उसके बाद बहुत कम प्राइस में, अब तो लगभग सबका बराबर हो गया। तो कॉस्ट लीडरशिप, फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा सर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखाई दे। सर्विस भले ही हम वही दे रहे हैं, भाई जियो भी वही सर्विस दे रहा है, रिलायंस भी वही दे रहा है, सॉरी एयरटेल भी वही दे रहा है, वी वोडाफोन इंडिया ये भी यही सर्विस दे रहे हैं, वोडाफोन आइडिया। तो ये तीनों सर्विस तो टेलीकम्युनिकेशन की है, पर जियो का अलग ही लेवल है। भाई जियो कहता है कि हम बहुत सारी चीजें फ्री देंगे, बहुत सारे उनके अंदर हम जियो का जो सब्सक्रिप्शन है वो कहीं पे, जैसे ये हॉटस्टार जो जियो ने ले लिया मेरे ख्याल से, पहले हाँ जियो का ही हो गया शायद हॉटस्टार, पहले डिज्नी का था, डिज्नी हॉटस्टार, अब शायद रिलायंस हॉटस्टार हो गया। तो ऐसी जो इससे जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, तो ये रिचार्ज के साथ उसको फ्री देता है। ऐसे एयरटेल भी है, एयरटेल जो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म फ्री दे देता है, मतलब उसकी सब्सक्रिप्शन आपको दे देता है अगर आप रिचार्ज उतना कराते हो तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है भले ही प्रोडक्ट आपका एक ही है, कि भाई साबुन जो है लक्स का भी है, हमाम का भी है, और लाइफ बॉय का भी है, लेकिन दिखने में, स्मेल में, वो सब क्या है, अलग अलग। तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी प्रोडक्ट एकदम यूनिक होना चाहिए हमारा। मतलब क्या सर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि आईफोन, आईफोन भी फोन है एप्पल का, और एंड्रॉयड भी है, लेकिन डिफरेंट है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अलग है। फिर टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजी, भाई इनका सेपरेट बिजनेस है, तो सेपरेट बिजनेस में इनके स्पेसिफिक क्या होंगे कस्टमर, उन्हीं के ऊपर क्या कर सकते हैं, ये अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। या फिर जो इनकी डिफरेंट मार्केट्स है, ग्रुप ऑफ मार्केट, कि भैया हमें अपने जो कस्टमर है इंडिया में तो पकड़ने ही है, पर वही कस्टमर एयरटेल को चाइना में भी पकड़ने हैं, चाइना में भी कर रखा है उसने, मलेशिया में भी अपना खोल रखा है एयरटेल का। तो स्पेसिफिक कस्टमर हो गए या फिर ग्रुप हो गया मार्केट का। पहले इतना पढ़ते हैं, इसके बाद में लिखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर की। सर फंक्शनल लेवल मैनेजर वो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर कोई कंपनी मल्टी डिविजनल कंपनी है तो हर एक डिवीजन के अंदर अलग अलग फंक्शंस के लिए सेम टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, और प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, हर डिवीजन में एक पर्टिकुलर मैनेजर होता है या फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट होती है। अब सर ये जो है ये क्या करते हैं सर, एक पर्टिकुलर, यानी कि इनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो ये परफॉर्म करते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट, एचआर वाले। अब फंक्शन लेवल मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमारे जो भाई साहब हैं मुकेश अंबानी भाई साहब वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और डिवीजन के लिए आकाश अंबानी भाई साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये किसके लिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये सिर्फ अपने स्पेसिफिक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है? जो भी इनका स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन या डिवीजन में, उनका एक ही पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो उनको परफॉर्म करना होता है। हालांकि उस फंक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं, पर मेन तो एक ही फंक्शन होता है। अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन तब भी इनका मेजर स्ट्रेटेजिक रोल है। क्योंकि सर क्वेश्चन ये आता है कि जब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनका स्ट्रेटेजी से क्या लेना देना? एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना इनका काम होता है।
और इनसे ही जो हमें इनपुट मिलते हैं, हमें मतलब टॉप लेवल को जो इनसे इनपुट मिलते हैं, उसी के बेसिस पे ही क्या बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो इसलिए ये अपने लेवल पे भी क्या करते हैं सर, स्ट्रेटेजिक रोल इनका रहता है, डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजीज इन देयर एरिया, अपने ही एरिया में जो भी इनका एरिया है उसके अंदर ये अपनी स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं। बताओ बात समझ आई? चल एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं, आओ जरा। आइए, सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है सर इसमें कौन लोग आएंगे, सर इसमें आएंगे, सर इसमें आएंगे हमारे, देखो ह्यूमन रिसोर्स यानी मैनेजर्स, एम्प्लॉय हायरिंग ट्रेनिंग, परचेजिंग वाले आ जाएंगे, हैंडल जो करते हैं बाय रॉ मटेरियल ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गए, और कस्टमर सर्विस वाले हो गए जिनका काम होता है एंश्योर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं सर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो फंक्शन लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन और ऑपरेशंस, जैसे कि एचआर हो गया, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस एंड सो ऑन। दे कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिवीजन, यानी कि अपनी कंपनी का एक पार्ट होता है या फिर अपने डिवीजन में होते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है सर फंक्शनल और जनरल लेवल मैनेजर में? सर जनरल लेवल मैनेजर जो बिजनेस लेवल वाला है वो फंक्शनल वाले से ऊपर होता है। तो फंक्शनल मैनेजर फोकस ऑन वन स्पेसिफिक फंक्शन, भाई फंक्शनल वाला एक उस पे काम करता है, लेकिन जो जनरल मैनेजर होता है वो ओवरसी करता है एंटायर कंपनी या फिर अपने डिवीजन या बिजनेस यूनिट पे। सर ये तो बहुत सिंपल बात है, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, यानी कि कंपनी, लेट सपोज कंपनी लॉस में चली गई या कंपनी को लॉस हुआ और हमने प्रोडक्शन वाले को बुला के बोला देखो सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सब कुछ करा है। वो कह रहा भैया मैं तो प्रोडक्शन कर रहा हूं, अगर मेरी प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो आप मुझे बोलो। अब परचेज वाला महंगा खरीद रहा है, वहां कॉस्ट बढ़ रही है, उसको कुछ नहीं बोल रहे। सेल वाला जो है सेल नहीं कर पा रहा, उसको कुछ नहीं बोल रहे। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं बोल रहे। सारी गलती भाई साहब मेरी कैसी हो गई? अच्छा, तो इसका मतलब ये सिर्फ अपने अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और बहुत सिंपल बात है यार, मेरे ख्याल से आपको ये लग रहा होगा कि सर ये समझ आ गया, ये पता नहीं घुमा फिरा के बातें वही करी जा रही है, एक्चुअली में ऐसे ही। आओ जरा आगे पढ़ते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई बाकी मैनेजर क्या कर रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसको लेना देना है सर? बिजनेस लेवल वाले को, आकाश अंबानी जी को लेना है और मुकेश अंबानी जी को लेना है। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर नेवरदलेस हैव अ मेजर स्ट्रेटेजिक रोल, हालांकि इनका अपना फंक्शन होता है लेकिन तब भी इनका एक मेजर स्ट्रेटेजिक रोल होता है, क्योंकि ये डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजी अपने एरिया में, अपना जो फंक्शन है उसके लिए। तो क्या करते हैं सर, ये स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं that fulfill the strategic objective set by business and corporate level general manager। यानी कि अपने एरिया में स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, और ये स्ट्रेटेजी भी कैसे होती है? इन लाइन होती है, अलाइन होती है, पैरेलल होती है। किसके? जो टॉप लेवल यानी कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल वालों ने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं। वो तो सर ऑब्वियस है, अपनी स्ट्रेटेजी तो बना भी नहीं सकते ना, इनको तो उनसे जो ऑर्डर मिलेंगे कि देखो हमें ये करना है तो तुम भी इस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, तो वैसे ही बनाएंगे, अपनी थोड़ी ना बीच में कोई कंपनी घुसा देंगे। अच्छा, प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। किसकी बात कर रहा है सर? बिजनेस यानी आकाश अंबानी जी की बात कर रहा है, कॉर्पोरेट यानी कि सर मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा है। यानी कह रहा है जो इंफॉर्मेशन है, आप खुद सोचो, मुकेश अंबानी भाई साहब जो है, आकाश अंबानी भाई साहब, क्या इनके पास इतना टाइम है कि एक कंपनी की बारीक बारीक चीजें देखें? नहीं सर, टाइम नहीं है। इनको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अब इनको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इंफॉर्मेशन दो तरीके की चाहिए, एक तो बाहर क्या हो रहा है एक्सटर्नल, और अंदर क्या हो रहा है मतलब विद इन द ग्रुप या विद इन द कंपनी इंटरनल। इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस है, एक्सटर्नल का एक अलग चैप्टर है, इंटरनल का इंफॉर्मेशन का या एनवायरनमेंट का अलग चैप्टर है। अब इनको इंटरनली इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? इंटरनली इंफॉर्मेशन इनको मिलती है इनके फंक्शनल मैनेजर से, क्योंकि फंक्शनल मैनेजर एग्जीक्यूशन पे खड़े होते हैं। जैसे कि मिलिट्री के अंदर या कभी जैसे कोई लड़ाई होती है तो फ्रंट पे कौन होता है सर? फ्रंट पे तो हमारी मिलिट्री होती है, अगर हम थल सेना की बात कर रहे हैं मिलिट्री होती है। जो उनके मेजर है, कर्नल है, वो तो उनके ऑपरेशन रूम में बैठे होते हैं, जो उनको बताते हैं ये करना है वो करना है। उनसे जो इनपुट मिलता है, किन से? जो फ्रंट पे खड़े हुए हैं,
उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करते हैं। तो सेम यहां पर भी है कि फंक्शनल मैनेजर जो है वो प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर टू फॉर्मुलेट, ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके, बना सके क्या, रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजीज। यानी उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और अटेनेबल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? चल आगे देखो, आगे बढ़ो। ये क्या है सर, यही लोग हैं जो फ्रंट पे खड़े हैं और यही क्या करते हैं, कस्टमर के साथ डील करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप रिलायंस फ्रेश में जा रहे हो या रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं भाई मैं तो जब तक अंबानी साहब से बात नहीं करूंगा तब तक मैं सामान नहीं खरीदूंगा। भाई उनका क्या लेना देना। तो क्लोजर टू द कस्टमर, जनरल इंपॉर्टेंट आइडियाज भी यही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनकी इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं कि भैया क्या है, कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल मैनेजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ ये कस्टमर के ज्यादा क्लोज होते हैं। दे आर क्लोजर टू द कस्टमर देन टिपिकल जनरल मैनेजर। ऑब्वियस बात है, मुकेश अंबानी भाई साहब और आकाश अंबानी भाई साहब तो नहीं होंगे। फंक्शनल लेवल मैनेजर देमसेल्फ में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट करते हैं जो बाद में सब्सिक्वेंटली मे बिकम मेजर स्ट्रेटेजीज, जो बाद में मेजर स्ट्रेटेजीज बन सकती हैं। जैसे कि एक एयरलाइंस थी, आपको पता है एयरलाइंस ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। इंडिया में अभी सारी एयरलाइंस लगभग लॉस में है एक्सेप्ट इंडिगो। इंडिगो का अपना ही एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो बड़ा मतलब सही है उसकी भी स्ट्रेटेजी, बाकी लगभग सारी लॉस में चल रही है या फिर बिल्कुल ब्रेक इवन पे है। एक कंपनी थी, शायद यूएस की थी या मुझे पता नहीं, शायद यूएस की थी एयरलाइंस की कंपनी। उन्होंने क्या करा, जब वो मील प्रोवाइड करते थे तो खाने के अंदर वो देते थे, वो जैतून कहते हैं शायद उसको, ऑलिव, सॉरी, ऑलिव जो होता है ऑलिव देते थे। वो 2 ऑलिव देते थे खाने में। ठीक है, तो उनको बहुत लॉस हो रहा था। उन्होंने क्या करा, 2 में से 1 ऑलिव निकाल दिया, जिससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको पता ठीक है 2 की जगह 1 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंजेस कस्टमर पॉइंट ऑफ वाइज से नहीं लगे। लेकिन बीइंग अ कंपनी एज अ होल, सिर्फ 1 ऑलिव निकालने की वजह से उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, जैसे मैं आपको कहूंगा स्पॉटिफाई के बारे में आप पढ़ना कि कैसे उन्होंने करा। बात समझ आई? फिर कह रहे हैं जनरल मैनेजर लिसन क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ फंक्शनल मैनेजर। ऑब्वियस बात है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल मैनेजर, यानी कि मुकेश अंबानी भाई साहब को या फिर आकाश अंबानी भाई साहब को, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने फंक्शनल मैनेजर के आइडियाज वो समझें, वो सुने। क्योंकि एक्चुअली में मेन गोल क्या है सर, मेन गोल है फायदा कमाना। फायदा कहां से मिलेगा, फायदा मिलेगा सर कस्टमर से। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए कौन खड़ा हुआ है फ्रंट पे, फंक्शनल लेवल वाले खड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। देखो समझो, फंक्शनल लेवल वाले जो है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं सर, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दूसरा वो हेल्प करते हैं किसको, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस या कॉर्पोरेट लेवल को, ताकि वो एक मेजर स्ट्रेटेजी, मिशन, विजन, गोल अपना बना सके। तो एग्जीक्यूशन करना, यानी जो ऊपर से पॉलिसीज बनाई गई हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं, उनको एग्जीक्यूट भी कौन करता है सर, एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शनल लेवल। कह रहे एन इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर एट द, फिक्शनल नहीं है सर, ये फंक्शनल होगा, फंक्शनल लेवल इज स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, मतलब द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान। एग्जाम्पल जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जो कि एक्सपेंड करना चाहती है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, वी विल स्टार्ट इंटरनेशनल टैक्स सर्विसेज। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो टॉप पे बैठे हैं वो कहेंगे कि भाई हमें अब इंटरनेशनल टैक्सेशन सर्विसेज शुरू करनी है। बिजनेस लेवल मैनेजर जो है वो कह रहे हैं वी विल टारगेट एनआरआई। कह रहे हैं अगर हमें टॉप लेवल कह रहा है कि अगर हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन की सर्विसेज शुरू करनी है, तो बिजनेस लेवल ये कह रहा है कि हमें एनआरआई को पकड़ना पड़ेगा। तो फंक्शनल लेवल वाले क्या कहेंगे, देखो फंक्शनल लेवल वाले कहेंगे कि भैया देखो मार्केटिंग हेड प्लान बनाएंगे, हम एडवर्टाइज करेंगे कहां, लिंक्डइन पे, और कंडक्ट करेंगे फ्री वेबिनार्स फॉर एनआरआईज, ताकि जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ने बनाई, क्या बनाई सर, स्ट्रेटेजी बनाई इंटरनेशनल टैक्सेशन की सर्विस के लिए, उस पर वो काम कर सके।
तो स्ट्रेटेजिक रोल क्या होता है सर इनका, देखो, इवन दो फंक्शनल मैनेजर डोंट कंट्रोल द होल कंपनी, ठीक है, दे प्ले अ की रोल इन अचीविंग बिजनेस गोल बाय डेवलपिंग डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। अपने डिपार्टमेंट या अपने फंक्शन से जुड़ी हुई वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो कि अलाइन होती है, किसके अलाइन होती है सर, बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी या प्लान के अकॉर्डिंग होती है। प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट डेटा, मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, हायर मैनेजमेंट को, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल को, ताकि वो क्या कर सके सर, डिसीजन मेकिंग ले सके, कर सके। सजेस्टिंग न्यू आइडियाज सिंस दे वर्क क्लोजली विद द कस्टमर, ये भी हमने पढ़ लिया था। एंश्योरिंग सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजीज, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है एग्जीक्यूशन की। मुझे बताओ समझ आया आपको, चल लिखो आगे क्वेश्चन। सर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हाट आर नेटवर्क आर नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बड़ा इजी है सर। तीन लेवल है हमारे पास, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर देखो, अगर मैं बात करता हूं किसकी, नेटवर्क, अब बात समझो जरा, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। हमें इनके बीच का रिलेशनशिप तय करना है कि ये आपस में कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। मतलब सर, मतलब मुकेश अंबानी भाई साहब और आकाश अंबानी भाई साहब एज अ बिजनेस पर्सन, इनके बीच में कैसा रिलेशन रहने वाला है। आकाश अंबानी भाई साहब और जो मैनेजर है इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, और मुकेश अंबानी और फंक्शनल लेवल इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा। अब देखो जरा बात समझो मेरी, हमें क्या करना है, जो अलग अलग लेवल पे हैं सर, कौन कौन से लेवल पे हैं सर, देखो, कॉर्पोरेट लेवल जो टॉप पर है, बिजनेस लेवल जो कि एक डिवीजन के टॉप पर है, फंक्शनल लेवल जो एक अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए है। इनके बीच का रिलेशन क्या होगा सर, रिलेशन पहली बात तो जानना क्यों जरूरी है, रिलेशनशिप जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का समझ आता है। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस किस लेवल पे कौन कौन से लोग बैठे हैं और वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ढंग से नहीं होगी तो फंक्शनल लेवल वाले अपनी इंफॉर्मेशन किसको नहीं पहुंचा पाएंगे, बिजनेस लेवल वाले को, बिजनेस लेवल वाले अपनी इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट को नहीं पहुंचा पाएंगे, जिस वजह से कॉर्पोरेट लेवल वाले अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं हो सकता है वो रियलिस्टिक ना हो। जैसे एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बार क्या हुआ था, टाटा मोटर्स की बात है, टाटा मोटर्स के अंदर थोड़ा सा शायद लॉस हो गया था। अब टाटा मोटर जो है क्या है सर, एक सेपरेट डिवीजन है टाटा ग्रुप का, उसको जो संभालते हैं टॉप पे जो उसके बिजनेस लेवल मैनेजर जो है वो संभालते हैं, लेकिन उसके ऊपर कॉर्पोरेट पे कौन थे सर, रतन टाटा जी। अब टाटा मोटर्स में लॉस हो रहा था तो उनके जो इंप्लॉइज थे उनको बोनस नहीं दिया गया, जो दिवाली बोनस होता है वो दिया नहीं गया। तो अब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय थोड़ा गुस्सा करने लग गए, बोलने लग गए नहीं भाई हमें बोनस दो और भाई हमें भी दिवाली मनानी है, हमें भी पैसा चाहिए। फिर क्या हुआ था, रतन टाटा जी आए थे वहां पे और उनके सामने वो प्रोटेस्ट करने लग गए कि भाई सर देखो भाई हमें बोनस नहीं मिल रहा, और वो अब बीइंग अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर वो कह रहे थे कि देखो मेरे हाथ में नहीं है, क्यों, क्योंकि सर देखो मैं तो कॉर्पोरेट लेवल का हूं और संभालने वाले तो बिजनेस लेवल वाले हैं। मैं स्ट्रेटेजी तो बना रहा हूं लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ऑब्वियस बात है क्योंकि वो सेपरेट डिवीजन है, उसके लिए हमने एक बिजनेस लेवल के मैनेजर को रखा हुआ है, हम पूरी तरीके से कंट्रोल उसको नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, वो भी उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठ गए, कह रहे कि बात तो सही है कि भाई कंपनी को लॉस हो रहा है तो क्या हुआ, रिजर्व में से पैसे निकाल के तो बोनस दो, तभी तो हमारे जो वर्कर है अच्छे से काम करेंगे, मोटिवेट होके काम करेंगे। तो वो भी उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठ गए। बात समझ आई आपको, वो डायरेक्टली अपनी पावर को यूज ना करते हुए, हालांकि वो कर सकते थे कॉर्पोरेट लेवल पे, बीइंग ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल ही कैन यूज हिज पावर टू
ऑर्डर द बिजनेस लेवल मैनेजर कि भाई इनको बोनस दो, लेकिन उनको पता है कि भाई हमारा जो रिलेशन है, हमारा रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये डिफाइन करता है कि क्या मैं ऑथेंटिकेटिव पोजीशन पे हूं, क्या मैं डिक्टेटरशिप हूं कि मैं इसको बोलूं तू ये कर तू वो कर, या मैंने इसको एक सेपरेट डिवीजन देके पावर दे रखी है कि भैया तुम्हें ये बिजनेस संभालना है। बात समझ आई? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इससे पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर पता चलता है, उसकी वैल्यूज भी पता चलती है कि कैसे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इनके बीच का रिलेशन कैसा है। अब देखो इसमें ना बहुत टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। नेटवर्क रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो बहुत टाइप के होते हैं, पर हमारे मॉड्यूल में सिर्फ 3 दिए हुए हैं, सिर्फ 3, हमें 3 पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, यानी जब आप अगर इसको आगे किसी लेवल पे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि ये भी होता है, वो भी होता है, रिलेशनशिप ऐसे भी होता है। लेकिन हमारे लेवल पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमें इंस्टीट्यूट ने दिया है आईसीआई में, सिर्फ 3 टाइप के रिलेशन दिए हैं। ठीक है, लिख लिया? चलो, तो जो हमें नेटवर्क रिलेशनशिप है, मैं एक काम करता हूं, आपको सिर्फ अभी बस ये लिखवा देता हूं। ठीक है, अगली क्लास में इसको डिटेल में करेंगे। नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि अगर मैं अभी शुरू कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3 लेवल्स। सर ये लिखना है? हाँ ये लिखना है। पहला फंक्शनल एंड डिविजनल लेवल मैनेजर्स, यानी फंक्शनल और डिवीजन लेवल मैनेजर्स का क्या रिलेशनशिप होता है वो हमें पढ़ना है। सेकंड, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया वैसे बहुत टाइप होते हैं, पर इंस्टीट्यूट ने 3 दे रखे हैं तो 3 ही बताएंगे। हालांकि ये वाला जो फर्स्ट है ना, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये बता रहे कि भैया दोनों आपस में कैसे डील करते हैं, और खैर वही रिलेशनशिप भी होता है। अच्छा, फिर होता है सर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। और लास्ट होता है सर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिलेशनशिप। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको इतना लिख लो, बाकी इसके डिटेल में हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे काम करते रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए और ऐसे लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, बाय।